Hi, so 2025 JEE एडवांस क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है जो क्या कहता है, सैटेलाइट सिस्टम के बारे में बात करता है। इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस r1 from the center of the earth. A second satellite is orbiting in the equatorial plane in the opposite direction to the earth rotation at a distance r2 from the center of earth. That r1 is 1.21 time r2. Time period of second satellite as measured from the geostationary satellite is 24 upon p hours and the value of p is to be calculated. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इन सेंस में, क्योंकि कुछ चीज़ों को इसने बहुत ही सिर्फ उसका कीवर्ड दिया है और कीवर्ड से पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। आपको मालूम है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेट करके बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ, ताकि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएँ उनको भी आप कैसे टैकल कर रहे हैं इसका आइडिया है, वरना सीधा सॉल्यूशन तो 10 मिनट 5 मिनट में हो सकता है। आपको मालूम है कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का एक इक्वेटोरियल प्लेन है, तो ये पूरा ये जो इक्वेटर होता है इसको कंटेन करता होगा, एक प्लेन माने तो इक्वेटोरियल प्लेन। अब अगर आप एक ऐसे सैटेलाइट भेजते हो जो कि इस तरह से उसी इक्वेटोरियल प्लेन में चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ, मतलब जिस प्लेन के अंदर ये इक्वेटर है उसी प्लेन में ये ऑर्बिट भी है। ये इसका मतलब है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस r1। तो हम कह रहे हैं अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट के इस ऑर्बिट में जो डिस्टेंस है वो r1। इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहा गया है। इसका मतलब है कि ये 24 आवर्स जो है इसका टाइम पीरियड है। जियो स्टेशनरी मतलब ज़मीन पे जब भी देखेंगे तो हमें वो ऑर्बिट, हमें वो सैटेलाइट हमेशा अपनी जगह पे फिक्स दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से अर्थ घूम रही है उसी रफ्तार से आपका सैटेलाइट भी घूम रहा है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी कहा गया है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जो प्लैनेट सैटेलाइट नंबर 1 है इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर होगा। ये दिया नहीं है लेकिन जियो स्टेशनरी वर्ड से ये मालूम है। उसके बाद फिर कह रहे हैं इसी प्लेन में, इसी इक्वेटोरियल प्लेन में एक और ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में एक दूसरा सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है जिसकी रेडियस r2 है, और इस तरह से कि r1 जो है वो लगभग 1.21 टाइम्स, सवा गुना ज़्यादा बड़ा है। r1 बड़ी है ऑर्बिट है, r2 एक छोटी ऑर्बिट है। ये सेंटर से ही ली गई डिस्टेंसेस हैं। तो हमें क्या क्या मालूम चल चुका है? हमें मालूम चल चुका है कि एक सैटेलाइट है जिसका जियो स्टेशनरी है, तो उसका टाइम पीरियड है 24 घंटे, उसकी रेडियस r1 है। फिर एक दूसरा सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये मालूम है कि उसकी जो रेडियस है वो पहले वाले ऑर्बिट की रेडियस की इसकी रेडियस r2 है, और पहला वाला जो ऑर्बिट है वो 1.21 टाइम r2 है। तो ये 3-4 चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं। फिर हमसे कहा जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एज मेजर्ड फ्रॉम द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये सारे टाइम पीरियड अर्थ से नापे जा रहे थे। अर्थ पे खड़ा हुआ इंसान देख रहा था कि ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये 24 घंटे में चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पे जो खड़ा हुआ ऑब्जर्वर है उसको जियो स्टेशनरी का टाइम पीरियड 24 मालूम चल जाता है। ऐसे ही उसको इस दूसरे वाले और सैटेलाइट का भी कुछ ना कुछ टाइम पीरियड मालूम चल जाता होगा। लेकिन अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो ऑब्जर्वर यहाँ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पर है, तो वो इस दूसरे वाले सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना मेजर करेगा। तो अगर एक और ख़ास बात यह है कि दोनों अपोजिट मूव कर रहे हैं। अगर मान लो कि ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा वाला सैटेलाइट मूव कर रहा होगा अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे स्थिति में जहां दोनों प्लैनेट अपोजिट मूव कर रहे हैं एक दूसरे के, उस हालात में हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे खड़े होकर के ये देखना है कि जो दूसरा वाला प्लैनेट है ये कितनी देर में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है। और कहा भी गया है कि वो जो टाइम पीरियड है वो 24 अपॉन p आएगा। तो आपको बताना है कि p की वैल्यू क्या है। तो आपको लग रहा है ना, काफ़ी है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा क्वेश्चन, एडवांस लायक का क्वेश्चन है। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें ये कुछ वर्ड्स देखने हैं, टाइम पीरियड और रेडियस। क्या आप सोचो, क्या आपको टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में कोई रिलेशन मालूम है? कोई रिलेशन आप जानते हो जहाँ टाइम पीरियड और रेडियस को रिलेट किया जाता है? तो इसके लगभग करीब का एक रिलेशन है जो कि केपलर्स थर्ड लॉ में आता है। केपलर का थर्ड लॉ, लेकिन केपलर के लॉ तो प्लैनेट सिस्टम के लिए है। तो केपलर का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास जैसे सन है और यहाँ पर ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है जिसकी सेमी मेजर एक्सिस ए है, तो एक प्लैनेट जो इस सन के अबाउट रोटेट चक्कर लगा रहा है उसका टी स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के।
तो लेकिन ये तो इलिप्स के लिए लागू है, लेकिन यहाँ हमारे पास जियोस्टेसिस सिस्टम के अंदर तो सर्कुलर ऑर्बिट है। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये होगा, ये मैं आपको, वैसे आप इसको सीधे अप्लाई कर दोगे तो फार्मूला आपको इसी से रास्ते से ही निकलेगा, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो ना तो दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाता है, दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, ऐसे ऐसे रीजनल लॉजिक्स वो करना शुरू कर देता है जो कि आप उस समय एक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक के रूप में सोचना शुरू कर देते हो, एक बहुत बड़े एक्सपर्ट के रूप में सोचना शुरू कर देते हो, वो डाउट क्रिएट करता है क्योंकि वो सवाल है वहाँ पर जवाब उसका नहीं मिल रहा है। तो क्या हमारा जो ये केपलर का थर्ड लॉ है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, क्या इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं इस जियो स्टेशनरी सिस्टम में, जहाँ की इस एक प्लैनेट की अर्थ की जगह पे, सन की जगह पे अर्थ है और ऑर्बिट सारी सर्कुलर है? क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो आप देखेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट के लिए यही रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है और हम लोग पहले तो उस डेरिवेशन करेंगे। हालांकि ये डेरिवेशन आपको पहले से आना चाहिए, लेकिन एज ए स्पेशल केस हम इस डेरिवेशन को यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर आप अभी क्वेश्चन नहीं शुरू कर रहे हैं, अभी हम जस्ट उसकी एक तरह से तैयारी कर रहे हैं। मान लो सर्कुलर ऑर्बिट है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सैटेलाइट है, ये रेडियस r है और ये मूव कर रहा है, तो इसकी ऐसा पर्टिकुलर इंस्टेंट जो वेलोसिटी है v है, ऑब्वियस बात है, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? आप इस जगह पे कर सकते हो कि mv²/r दिस इज इक्वल टू g टाइम m/r²। ठीक है, समझ रहे होगे? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बैलेंस को लिखता हुआ इक्वेशन है। यहाँ से आप m को कैंसिल कर सकते हो, आराम से कैंसिल कर दोगे, और यहाँ से r भी का कुछ हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, तो v² बराबर हो जाएगा gm/r। और हमें मालूम है v इज़ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है और जियोस्टेसिस सिस्टम हम बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस होगा 2πr, और मान लो टाइम पीरियड t है। भाई v वेलोसिटी से पूरे सर्कुलर ऑर्बिट को मूव कर रहा है, तो इसका लेंथ कितना होगा? 2πr लेंथ होगा, जो इसका सर्कमफेरेंस होगा, तो लेंथ अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर आप रखोगे तो आपके पास आ जाएगा 2πr का होल स्क्वायर डिवाइड बाई t² इज प्रोपोर्शनल टू gm/r। और हमें ठीक है, चलो जितना आ रहा है सब आ रहा है। और यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे? 4π² एक तरफ रख दें, r² अपॉन t² इज इक्वल टू gm/r, r इज द रेडियस। तो अब देखो हमें t और r के बीच का रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से t² जो होगा वो हो जाएगा 4π² अपॉन gm/r³। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये तो कांस्टेंट है, तो t² इज सम कांस्टेंट r³। इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर हमारे पास दो ऐसे सिस्टम हैं, दो सैटेलाइट हैं, मान लो एक सैटेलाइट इस तरह से एक और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है जिसका रेडियस, इसका रेडियस r1 मान लो, इसका रेडियस r2 मान लो, तो ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हो कि t1² इज a r1³ t2² इज a टाइम r2³, क्योंकि a नहीं चेंज होगा, a में सारे कांस्टेंट हैं जो कि इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं कि r या मास बढ़ या घट, r बढ़ या घट रहा है। तो ये दोनों को रेशियो ले लोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि t1/t2 का होल स्क्वायर इज सेम एज r1/r2 का होल क्यूब। सो दिस इज रिलेशन। ये रिलेशन वैसा ही मिलता जुलता दिख रहा है जैसा कि आपका केपलर्स का थर्ड लॉ देता है, t² प्रोपोर्शनल टू a क्यूब वाला फार्मूला। ओके, सो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपका अब ये विश्वास हो गया होगा कि हाँ, जो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए जो केपलर का थर्ड लॉ इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए है, वैसा हम सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी रिलेशन देख सकते हैं। अब आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो हमारे प्रश्न में ये लिखा है, इतना तो पहला बता ही दिया था कि जियो स्टेशनरी है वो ठीक है, उसकी रेडियस r1 है। सेकेंड सैटेलाइट जो है वो भी इक्वेटोरियल प्लेन में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रही है जिसका रेडियस r2 है, और सेंटर और r1 इज इक्वल टू 1.21 r। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर हमें यहाँ पर देखनी है, हमें कहना है कि t1 तो है 24 r, ठीक है, t2 वी डोंट नो व्हाट इज t2, बट व्हाट वी नो इज दैट कि r2 इज 1.21 टाइम r1। ये सॉरी उल्टा लिख दिया, r1 इज दिस। तो ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूले से हम पहले t2 निकाल लें, क्योंकि हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है, t2 टाइम पीरियड निकालना ही है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से हमें t2 एग्जैक्टली नहीं निकालना है, t2 तो वो टाइम पीरियड है जो अर्थ पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर सेकंड सैटेलाइट का नापेगा। हमें निकालना है कि जब हम खुद जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे खड़े हैं तो हम इस दूसरे सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या नापते हैं। तो जब हम t2 निकालेंगे, ये t2 जस्ट अर्थ के रिस्पेक्ट में सेकेंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड होगा, लेकिन जरूरी है इसको निकालना, क्यों अभी बात करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 24 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज r1 इज 1.21 r2 अपॉन r2 का क्यूब,
तो ऐसा करें 24/T2 कर दें, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो R2 कट जाएगा, हो जाएगा 1.21 3/2 है ना। और अब आपको मालूम है कि 1.21 जो होता है वो 1.1 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 24/T2 इज़ 1.1 का स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से आएगा 24/T2 इज़ 1.1 का क्यूब, सो T2 इज़ 24/1.1 का क्यूब, और क्यूब भी याद होगा तो 1.331 होता है। तो T2 की वैल्यू जो है, T2 की वैल्यू आ गई 24/1.331। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट जो है इस सवाल का वो ये है कि हमें रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटीज पहले निकालनी है। देखो जरा इसको मैं डायग्राम अगर बनाना चाहूँ, सपोज ये हमारा ऑर्बिट है जियो सैटेलाइट का और ये मूव कर रहा है इस तरह से, मान लो ω1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस अर्थ से r1 है। एक दूसरा सैटेलाइट है जो कि एक दूसरी ऑर्बिट R2 में मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, तो इसके लिए ω2 उल्टा है, ठीक है। अब हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हम इसकी टाइम पीरियड को कैसे नापेंगे, क्योंकि हम भी चल रहे हैं ये भी चल रहे हैं, तो हम उस मौके का इंतजार करेंगे कि जब हम दोनों क्रॉस करेंगे, मतलब हम सैटेलाइट बैठे हुए इधर से आ रहे हैं, वो सैटेलाइट इधर से आ रहा है, एक ऐसा मोमेंट आएगा जब हम दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होंगी। ये मैकेनिक्स में आप समझ सकते हो कि अगर कोई इंसान इधर से जा रहा है 20 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से और कोई इधर से आ रहा है 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो जब दोनों वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इन दोनों को एक दूसरे की वेलोसिटी 20 + 30 यानी 50 किलोमीटर/आवर महसूस होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ये महसूस होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें इनकी एंगुलर वेलोसिटीज़ निकालनी है। तो जैसे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ω2। यही रिलेटिव वेलोसिटी पहले तो कैलकुलेट करेंगे और फिर इस रिलेटिव वेलोसिटी से हम टाइम पीरियड नोट करेंगे, क्योंकि यही वो टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है जब आप खुद एक सैटेलाइट बैठे हो और दूसरी जाती हुई सैटेलाइट जो कि अपोजिटली मूव कर रही है उसका आप रफ्तार कितनी है वो देखोगे, उस हिसाब से आपको उसकी तेज़ी, रफ्तार, टाइम पीरियड ये सारे फील आपको वहाँ से आएंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐसे कहेंगे, आपने टाइम पीरियड निकाल लिए तो अब आप यहाँ पर लिखोगे सो ω1 क्या हो जाएगा, ω1 होता है 2π/T1, तो ω1 हो जाएगा 2π/24, भाई 24 घंटा ही तो है पहले वाले सैटेलाइट का, पहला वाला मतलब जियो स्टेशनरी। ω2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2π/T2 और ये हो जाएगा 2π/T2 कितना है, T2 ये है 24/1.331, तो ω2 आ जाएगा 2π/24 टाइम्स 1.33। अब यहाँ कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली इनको हमें आगे यूटिलाइज कर लेना है। सो यू गॉट द ω1, यू गॉट द ω2। नाउ अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि हमें टाइम पीरियड भी रिलेटिव ही पूछा गया है। सो ओमेगा रिलेटिव इज ω1 + ω2। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वाई वी आर कंसिडरिंग ओमेगा रिलेटिव, क्योंकि हम अर्थ पे नहीं खड़े हैं। हमें कहा गया है कि आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऊपर खड़े हैं और दूसरे सैटेलाइट की मोशन के बारे में आपको जज देना है, चाहे उसकी वेलोसिटी निकालनी हो चाहे उसका टाइम पीरियड निकालना हो। अगर ये क्वेश्चन यहीं रुक जाता कि बताओ पहले सैटेलाइट के ऊपर खड़े हुए इंसान को दूसरे सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, तो आपको ये समझ में ये लिख देते आप कि आप उसकी तुलना में 1.33 टाइम महसूस होती। तो खैर ये आ गया ओमेगा रिलेटिव, तो ये हो जाएगा 2π/24 + 2π/24 1 + 331 कह दें, तो ये हो जाएगा 2π/24 1 + 1 2.33, डिसम्बर के 2 प्लेस तक देते हैं, तो ये ओमेगा रिलेटिव हो गया। तो अब जो टाइम पीरियड रिलेटिव होता है वो कितना होता है 2π/ओमेगा रिलेटिव, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2π/24 1.2.33, 2π कैंसिल, ये पलट जाएगा। तो जो रिलेटिव टाइम पीरियड है दिस विल बी 24/2.331। तो यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है, अगर आप सवाल को देखें तो इस सवाल में ये कहा गया है कि आंसर जो कहा गया है वो 2.3 से लेकर के 2.4 तक है। तो ये इसका मतलब है, और आपसे पूछा गया है कि 24/P। तो अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज़ 24/P के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर P कितना आ रहा है, यहाँ P है 2.331 विच इज़ लेस देन 2.4, या ठीक है ऐसे, दिस इज द आंसर।
दिस इज द आंसर। इस तरह से तो ये क्वेश्चन मुझे तो अच्छा लगा, और जैसा कि सारे क्वेश्चन होते ही हैं जेईई एडवांस के, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, दे फील गुड, इनका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, भले एग्जाम में आप करते हैं तो बड़े दुख कारण कुछ लोग का बन जाता है, तो वो उसकी फीलिंग बिगड़ जाती है, बट एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, जब हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करते हैं तो लगता है कि कितने बढ़िया से शब्दों के अंदर से ऐसा निकाल के लाया गया है कि ये तो सोचा ही नहीं गया था। मतलब कई सारे सवाल करवाते आ रहे हैं, लोगों को प्रैक्टिस करवाते आ रहे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ एक नया एंगल सवाल में आ जाता है, और जो लगता है कि हाँ ऐसा भी तो बनाया जा सकता है। तो दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 14। अभी 2025 की सीरीज चल रही है, 6-7 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं 2014, अब ये 2025 के ही पेपर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है, और अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।